हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और आजकल जो है मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जो है वर्ल्ड में, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि ये एटम कहाँ है? किसी भी मेटल के सरफेस पर। भाई मेटल है, मेटल के सरफेस पर एटम्स होंगे ना, सारे एटम से ही मिलकर के मेटल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये कोई एटम है, तो इसके बीच में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं सिर्फ यह न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसका रेडियस r है, मान लेते हैं ये चार्ज q1 है, ये q2 है। आपको मालूम है ना फोर्स इक्वल टू क्या? k q1 q2 अपॉन r²। क्लियर है? आपको अच्छे तरह से मालूम। तो अंडरस्टूड है कि इनके बीच में क्या है हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मान लीजिए आपने कोई लाइट डाला h nu, E इक्वल टू h nu, ये कोई लाइट डाला मान लेते हैं, और जो है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम E0 से अगर डिनोट करें, ठीक है, या इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, W0 से वर्क फंक्शन भी कहते हैं, W0 से डिनोट करते हैं। तो बच्चों सोचिएगा कि आप कोई भी एनर्जी का लाइट अगर आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकल सकता ना बच्चों। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक कि आप इस E0 से ज्यादा एनर्जी न दें। जितना E0 की एनर्जी है, इसको जैसे ये है, इसको ये लगा ना फोर्स लगा, ऐसा तो नहीं हमने जरा सा भी किया निकल गया, है। ठीक है, तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर पहला पॉइंट अगर दिमाग में बैठा है कि अगर E गिवन अगर लेसर है इससे, E0 से और W0 से, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो इनकी एनर्जी से एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी E0, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर उससे कम रहा बताओ कोई इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? जैसे अब यही है, अब इससे हम कम एनर्जी दे रहे हैं तो क्या बाहर निकल पाएगा? नहीं ना। ठीक है, अच्छा अगर केस 2 E given, ठीक है, is equal to E0 रहेगा, E given equal to E0 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रेक तो हो जाएगा, ये तो निकल तो जाएगा, लेकिन यह है ये ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहा है, बाहर नहीं निकल पाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, सिर्फ फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन ब्रेक करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी के बराबर ही हमने एनर्जी दिया है। तो ये जैसे ब्रेक होगा वैसे फिर जुड़ जाएगा, ब्रेक होगा जुड़ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको मालूम बाहर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचो कि हमने E गिवन अगर ज्यादा रहा किससे, E नॉट से और या W नॉट से फंक्शन से, जैसे हमने इसमें ये ज्यादा एनर्जी दी तो क्या हुआ, ये टूट भी रहा है, ठीक है। टूटने के बाद ये अलग होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो रही है वो तो कहाँ जा रही है, तो ये ऐसे ऐसे हो रही है ना, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसके बराबर एनर्जी जो है ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाएगी इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, बाहर इंजेक्ट करेगा। क्लियर है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। अब यही, अब मैंने कहा ना क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन under the influence of suitable frequency of light. Ejection of electron under the influence of suitable frequency of light known as photoelectric effect. Known as photoelectric effect. ठीक है बच्चों, मैंने कहा ejection of electron under the influence of suitable frequency of light known as photoelectric effect. ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी बताया कि E गिवन जो है ज्यादा अगर होगा तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो E नॉट के बराबर का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसको ब्रेक करने के लिए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि E गिवन इज इक्वल टू E नॉट प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E गिवन माइनस E, लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, E नॉट को मैंने जैसे बताया कि और हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, है ना। ठीक है, अब जरा सोचिएगा यहाँ पर कि अगर हम एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर इंजेक्ट हो रहा है, तो अब अंडरस्टूड है बच्चों कि जिसका E नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, E नॉट की वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, अभी हम लोग और आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो अब यहाँ पर चला देखिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E गिवन माइनस E नॉट, है ना, यही तो। अब अगर हमने इसको लाइट के सेंस में, फ्रीक्वेंसी के सेंस में लिखना है या वेवलेंथ के सेंस में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं इस चीज को जरा देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E गिवन क्या लिख सकते हैं बच्चों, h न्यू। क्लियर है, और ये क्या होगा, h न्यू नॉट हो जाएगा, E नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो h को कॉमन ले लेंगे हम लोग ना, क्या जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें वेवलेंथ के सेंस में लिखना है तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h, यहां पे लिख सकते हैं c ओवर म्यू इक्वल टू क्या होता है, c ओवर लैम्डा, मालूम था आप लोगों को, माइनस c ओवर लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां c भी कॉमन ले लीजिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है। अच्छा, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है आपको मालूम है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम है क्या,
9.1 into 10 raised to the power -31 kg। क्लियर है? तो आप आसानी से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं इसी फार्मूले में जैसे करूं तो यानी हम लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये 2 इधर चला जाएगा, m नीचे चला जाएगा और उसको अंडर रूट कर लेंगे, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इधर चला गया यानी 2h न्यू माइनस न्यू नॉट और m नीचे चला गया डिवाइडेड बाई m, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर 1/। इससे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इस बात को और यहाँ पर समझें। ये तो आपके सामने देखो जनरल फार्मूला आपके सामने आ गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो ये फार्मूला, अगर वेवलेंथ के टर्म में है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, अगर सीधे वेलोसिटी पूछा गया है तो ये फार्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है नहीं तो वेवलेंथ दिया गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय m कर लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगर समझो यहाँ पर एक चीज और, अगर एक वर्ड आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। इतनी बातें समझ में आई बच्चों? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है एच न्यू माइनस न्यू नॉट होगा, लेकिन ये तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी जब एनर्जी गिवन ई गिवन ग्रेटर होगा किससे? ई नॉट से। इस बात को याद करके रखना। क्लियर? अब यहाँ पर वर्ड बच्चों देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है जरा समझिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो सिंपल से वर्ड स्टॉप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाहर इंजेक्ट हो रहा है उसको हमें स्टॉप करना है। ठीक है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे एक ऐसे समझिए इस बात को, मान लीजिए ये मेटल सरफेस, ये कोई चैम्बर है, क्लोज चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे मेटल सरफेस है, यहाँ पर लाइट पड़ रहा है, ठीक है, लाइट पड़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर इंजेक्ट हो रहा है। इस तरीके से लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर इंजेक्ट हो रहा है। ये लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर इंजेक्ट हो रहा है। क्लियर? अब इस बात को समझिए, यहाँ पर ये मेटल सरफेस ये क्या है, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस करना, अच्छा ये कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना? ठीक है, तो अब इसको रिपेल करने के लिए अगर हम यहाँ पर जो है नेगेटिव प्लेट और यहाँ पर डिस्टेंस पर लगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करें, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट को बढ़ाते जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, इसको रिपेल करता जाएगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता जाएगा। ठीक है, और रिपेल करते करते वोल्टेज और बढ़ाते हैं, रिपेल करता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता जाएगा, इंजेक्शन का होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसे एडजस्ट कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस वोल्टेज पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप सोचो कि आपने अभी कहा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E गिवन माइनस E नॉट, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन स्टॉप करते हैं, यानी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते। हमने क्या किया, रिपल्शन से काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो हमने उतने ही वोल्टेज दिया जितने कि ये इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अगर ये जीरो कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E गिवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको क्लियर है?
ये जब 0 हो गया तो E गिवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर है ना? ठीक है। अब हमने जो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने जो स्टॉप की जो काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया यहां पर, E गिवन इज इक्वल टू E नॉट होगा। तो हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है EV किसके बराबर अप्लाई किया है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर किया है ना, तभी तो 0 हो गया बच्चों। क्लियर है? हमने काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का था उतना हमने वोल्टेज सप्लाई करते चले गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्टॉप हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमने कितना ये EV सप्लाई किया, कितना सप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना, तभी तो स्टॉप हुआ बच्चों। क्लियर है? हम यहां लिख सकते हैं ना कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, E, यानी जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही हम यह EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करेंगे ताकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब आप समझिए कि इसकी जरूरत क्या है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा बेटर जो है इंजेक्शन करता है, यानी कि इसके अंदर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा। जरा सोचिए, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको EV की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? इसका मतलब अंडर स्टोरेज वो मेटल अच्छा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, वायर में ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा, तो बैटरी को आसानी से चार्ज करेगा फोटोइलेक्ट्रिक से। ठीक है? तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हमें EV देना पड़ेगा। इससे मालूम हो जाएगा बच्चों कि जितनी ज्यादा EV होगा उतनी अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उतना अच्छा मेटल होगा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इससे हम पता करते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मैंने जैसे बताया कि थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। ठीक है? जैसे बारी बारी से करते हैं। इस टॉपिक पोटेंशियल समझ में आ गया कि जो काइनेटिक एनर्जी थी उतना हम रिपेल करते हैं ताकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने इसको 0 कर दिया। क्लियर है? E गिवन बराबर E नॉट आ जाएगा। तो हमने कैसे इसको 0 किया कि जितना काइनेटिक एनर्जी थी उतनी हमने क्या कर दिया, EV सप्लाई किया, जिससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्टॉप हो गया। दैट इज व्हाई कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब हम लोग बारी बारी से इसकी एप्लीकेशन देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर मैं आपको यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी, ठीक है। अब इन सभी को हमने E गिवन जो है सभी को सेम दिया, मान लीजिए, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है, E गिवन सभी को हमने सेम। अब ये समझिएगा कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करता जाएगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर? भाई टॉप टू बॉटम जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ना Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा अब आप समझिएगा, जब फोर्स कम होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है E नॉट ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी ना, इसकी E नॉट वैल्यू क्या है, क्लियर? जैसे जैसे टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता जाएगा E नॉट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E गिवन माइनस E। ठीक? तो अब अंडरस्टूड है कि टॉप टू बॉटम हमने E गिवन सभी के लिए सेम,
ई गिवन प्रॉब्लम में बोलेगा ना सभी के लिए क्या है सेम, ठीक है। अब यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू टॉप टू बॉटम कम होते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा देन लिथियम। तो ऑर्डर ऑफ जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो सीजियम का सबसे ज्यादा, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम और देन क्लियर है। अच्छा, अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास आने से इजेक्शन होगा तो वैसे ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो जाएगा। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम से ऑर्डर। क्लियर है? और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर ई नॉट का पूछ लिया गया तो ई नॉट सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, ठीक है, और देन अच्छा मान लीजिए इसी के साथ साथ में लिथियम के साथ में बेरिलियम दे दूं, या आगे बोरान भी दे दे, इस लेफ्ट राइट। अंडरस्टूड है बच्चों कि लेफ्ट टू राइट क्या होता जाएगा, रेडियाई डिक्रीज करता जाएगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, रेडियाई डिक्रीज करता जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि ई गिवन सभी के लिए सेम, ठीक है। यही रीजन है कि बेरिलियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से नहीं शो करता है, बोरान तो बिल्कुल भी नहीं शो करता है। लेफ्ट राइट जैसे जाएंगे रेडियाई डिक्रीज करती जाएगी, ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी अगर इसमें बेरिलियम को इंक्लूड करना हो बेरिलियम सबसे लास्ट में चला जाएगा, बेरिलियम सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लूड करना हो तो बेरिलियम सबसे पहले आ जाएगा, उस तरह से पूरा क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से अच्छा अब पूछा जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली शो कर सकता है, तो आपको मालूम है कि लेफ्ट राइट साइड डिक्रीज कर रहा है, तो अल्कली मेटल्स तो फर्स्ट ग्रुप है, अल्कली मेटल ये वाले ये सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, और जैसे जैसे लेफ्ट राइट जाते रहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है? इस तरीके से जवाब दे सकते हो। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। दूसरा ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों जरा देखिए ध्यान से, तो ग्राफिकल क्वेश्चन का देखिए कैसे पूछा जाता है। अब जैसे बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ग्राफ का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या एनर्जी अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा बच्चों कि ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये न्यू और ई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे जैसे हम एनर्जी देंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता ना बच्चों। हमें ई नॉट के बराबर या न्यू नॉट के बराबर जब एनर्जी हम यहाँ पर देंगे तब क्या करके इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन, तब यहाँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, और ई नॉट से जैसे ही ज्यादा एनर्जी देंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट होता जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी हम बढ़ाते रहेंगे बच्चों वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ई नॉट या न्यू नॉट ग्राफ हो तो यहाँ पर यहाँ से जीरो कोऑर्डिनेट से स्टार्ट नहीं होगा, उसके आगे से होगा। जब तक हम एनर्जी देते रहेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक कि न्यू नॉट या न्यू नॉट बराबर एनर्जी, उससे जैसे देंगे बाहर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होगा। अब इसी में एग्जामिनर ने
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू ग्राविटी और आपसे इस तरीके से क्वेश्चन। अब यहां कहा ए बी एंड सी कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। और आपसे पूछा कि अरेंज वैल्यू ऑफ ई नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अंडरस्टूड है बच्चों कि यहां पर ये सारे क्या है, न्यू नॉट है। जिसका न्यू नॉट ज्यादा होगा तो उसका ई नॉट भी ज्यादा होगा, यानी सी सबसे ज्यादा, देन बी, देन ई। तो जब यहां पर अगर ई गिवन सभी के लिए सेम है तो इसका न्यू नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है बच्चों। तो अंडरस्टूड आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई गिवन माइनस ई नॉट। तो अंडरस्टूड है कि सी का यहां पर ई नॉट सबसे ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, सबसे लास्ट में इंजेक्शन करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में। दूसरा जो है अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अब यहां पर बच्चों का देखिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। तो अंडरस्टूड है यहां पर पहले क्या दिया गया कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है सीजियम, पोटेशियम और लिथियम है। अब इसमें कौन सा सीजियम है, यहां पर क्या दिया गया ए बी और सी। क्लियर है? ए बी और तो अब जरा समझिए बच्चों कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका है, ए का, और सबसे कम किसका है, सी का। क्लियर है? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ए का है, सबसे कम किसका है, सी का। तो अंडरस्टूड है कि अगर हम जिसका रेडियाई सबसे बड़ा होगा उसका ई नॉट की वैल्यू या न्यू नॉट की वैल्यू सबसे कम होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। क्लियर है? तो अंडरस्टूड है कि ए वाला यहां पे होगा सीजियम, ठीक है, उसके बाद बी वाला हो जाएगा पोटेशियम और सी वाला हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखें बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। एक ग्राफ और मैं डिस्कस करूंगा आपसे यहां पर। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बच्चों बताइए, जैसे यहां पर ये मान लेते हैं ये क्या है, मेटल सरफेस, ये मान लीजिए ऐसा, ये मेटल सरफेस, और यहां पर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहा है ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो रहा है। कब इजेक्ट हो रहा है, जब हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी h ड्यू हमने दिया एनर्जी, तो बाहर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ऐसे कह लें कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड आपको मालूम है अच्छी तरीके से, क्या कि नंबर ऑफ वेव्स हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम एनर्जी, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एम्पलीट्यूड बढ़ना क्या होता है, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ। हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज करके, किसका, सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी का। आपको मालूम है? तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से नंबर ऑफ वेव्स बढ़ते हैं लेकिन एनर्जी वही होती है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो अब हम यहाँ पर जब एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, यानी वेव क्या होता है, ऐसे सिंपल भाषा में है कि मोटा होता जा रहा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेगा। जो ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
वो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि एनर्जी तो वही है इलेक्ट्रॉन वेव्स की। जैसे पहले एक वेव यहाँ पर आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था, अब 100 वेव्स आ गए, 100 वेव्स एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा 100 पॉइंट्स पर अगर गिरेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर इंजेक्ट होगा। एक एग्जांपल की बात है, अजम्पशन की बात है, ये 100 पॉइंट्स पर अगर गिर रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, on increasing intensity or amplitude ejection of number of electron increases, but there is no change in kinetic energy of electron, क्योंकि वेव की एनर्जी वही है। इस बात को समझो, क्लियर है? तो उसी तरीके से कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। केवल क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा का होता है। ठीक है? अब यह है, इस बात को हमेशा याद रखें, इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी अगर ग्राफ हो तो आप समझ जाएं कि हमसे देयर इज नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर है? देयर इज नो इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को याद रखें। क्लियर है? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है फार्मूला बेस्ड होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, लैम्डा ऑफ इंसिडेंट, जो लाइट जो है हम उसको फॉल कर रहे हैं मेटल पर, स्ट्राइक कर रहे हैं, इज 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000, ठीक है। When wavelength of 3000 angstrom strike on metal surface, इस तरीके से calculate its kinetic energy, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर लैम्डा नॉट इज गिवन, लैम्डा नॉट है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो अंडरस्टूड है कि वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वेवलेंथ दिया है तो फार्मूला क्या अप्लाई करना है, Sc 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा। क्लियर? नाउ अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h की वैल्यू आपको मालूम है 6.63 × 10⁻⁻³ c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? बात समझ में ना? और यहां पर 1/लैम्डा गिवन 3000 × 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम माइनस 1/5000 × 10